अंकुर शर्मा है। मैं अधिवक्ता हूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक संस्था है एकजुट जम्मू। एकजुट जम्मू का मैं चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं। एकजुट जम्मू पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जिहादी एक्टिविटीज चल रही हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो जिहाद की प्रक्रिया स्टेट स्पॉन्सर्ड है उस विषय पे मैं डिटेल में अपने अगले चरण में बात रखूंगा। तब तक जितने भी व्यक्ति लाइव आ रहे हैं, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं फिर से सबको एक बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके मैसेजेस आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं। जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में आप जानते ही हैं, पुष्पेंद्र जी ने मौका दिया मुझे अपने पेज पे आके लाइव आपसे मुखातिब होने का। आज का टॉपिक आप जैसे जानते हैं, कश्मीर जिहाद आफ्टर आर्टिकल 370/35 है, यानी आर्टिकल 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जिहाद का मतलब क्या। देखिए, आर्टिकल 370 और 35 की एब्रोगेशन पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक बड़ी बेसिक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम की तरफ, जिस पैराडाइम के तहत जम्मू कश्मीर को सेम प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल, टू नेशन थ्योरी के उसी प्रिंसिपल पे बनाया गया जिस प्रिंसिपल पे पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। यानी हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पे है, इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए। हम नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते, जो टू नेशन थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल था। उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे, उसी प्रिंसिपल के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और सेम प्रिंसिपल कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए भारत की सरकार क्या क्या स्पेशल इस एरिया को देगी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम फिर आपके साथ आए और आपके साथ मिलें। तो 370 और 35 के माध्यम से हम ये शुरू से ही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह खड़ा किया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A के जरिए एक मुखौटा दिया गया सेक्युलरिज्म, एक सेक्युलर स्टेट का और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का, डेमोक्रेटिक स्पेस का। जबकि सच में आर्टिकल 370 और 35A के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत की सेक्युलर टेरिटरी के बीच में एक इस्लामिक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट एपरेटस की तरह खड़ा किया गया था। आपको इतिहास में मैं इसकी बैकग्राउंड में लेना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मामला था उसे यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार लेके गई थी। पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट उस समय हुआ था, पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स के बाद, उस समय भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के मामले को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए शेख अब्दुल्ला को भी अपने साथ लिया था। और वो समय था जिस समय पे कोल्ड वॉर चरम पे थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर के युद्ध की पराकाष्ठा का वो समय था। तो जैसे ही शेख अब्दुल्ला यूनाइटेड नेशंस पहुंचे, अमेरिका ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया। ये उस समय शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को ब्लैकमेल करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और 1947 में टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे जब भारत और पाकिस्तान बना तो हमने ये फैसला किया कि हम भारत के साथ आएंगे, लेकिन मुझे अपने मुस्लिम कंस्टिट्यूएंट्स को ये समझाने में और बताने में बहुत दिक्कत हो रही है कि किन विशेष शर्तों पे, क्या स्पेशल शर्तों पे हम भारत के साथ गए हैं। मुझे मुसलमानों को कुछ ना कुछ बताना है कि मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं गया, तो मुझे एक स्पेशल कंसेशंस चाहिए। चूंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करिए जिसके जरिए इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का स्टेटस अलग हो, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट बाकी स्टेट्स से अधिक हो, इसमें भारतीय संघ की इंटरफेरेंस कम हो। यानी स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट करवाने का ब्लैकमेल जो था वो इस आधार पे शुरू हुआ कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है। उसके बाद आर्टिकल 370 और 35A का निर्माण किया गया। आर्टिकल 370 और 35A के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक इन कैरेक्टर रहेगा। आपने कई बार फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती,
उनके वालिद मुफ्ती उन्हें ये कहते हुए सुना होगा, और डिबेट्स में भी ओपनली कहते हुए इन्हें सुना होगा कि आर्टिकल 370 और 35 से इसलिए नहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। तो ये क्लियरली ये अपनी बात जो थी वो ये कहते थे। अब आर्टिकल 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद क्या ये इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो एक नॉन सेक्युलर स्टेट अपरेटस यहां पे है, क्या वो खत्म हो गया? आज का हमारा विषय ये है, और अपना मैक्सिमम टाइम जो है मैं अब इसी विषय को एड्रेस करने में स्पेंड करूंगा। तो आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करते ही जो इस्लामिक स्टेट ऑफ जे.एंड.के का लीगल स्ट्रक्चर था केवल और केवल वो ध्वस्त हुआ, यानी डी ज्यूरे इस्लामिक स्टेट ऑफ जे.एंड.के खत्म हुई। लेकिन एकजुट जम्मू भी और मैं स्वयं भी ये भारत सरकार को भी उसी समय से चेता रहा हूं कि डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो अब डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट क्या है? देखिए, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट वो है जो पॉलिसीज और फॉर्मुलेशंस के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। जो ब्यूरोक्रेट्स, जो पॉलिटिशियंस, जो स्टेट अपरेटस में इंपॉर्टेंट पदवी लिए लोग उस स्टेट अपरेटस में डिसीजन मेकिंग को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों की जो सोच है उसमें एग्जिस्ट करती है। और पॉलिसीज और फॉर्मुलेशंस के लेवल पे भारतीय संघ का जम्मू कश्मीर में कितना दखल रहेगा, उस लेवल पे जो सोच है वो अभी भी 370 और 35 से पहले वाली ही है। यानी अभी भी जम्मू कश्मीर की इक्वेशन में हॉस्टेज, स्लेव, सेकेंड क्लास कैटेगरी में रखा गया है। लद्दाख का तो निवारण हो गया, लिबरेशन हो गई, लेकिन जम्मू अभी भी उस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट के ऑपरेशन के कारण एक सेकेंड क्लास कैटेगरी में है। तो कंक्लूजन हमारा यह है कि आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होते ही डी ज्यूरे इस्लामिक स्टेट ध्वस्त हुई, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। और तथ्यों के आधार पे और कुछ केसेस के आधार पे मैं आपके सामने ये अपनी ये एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी ये एक एक्सप्लेनेशन रखना चाहूंगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर और इस्लामिक स्टेट भारत की सेक्युलर टेरिटरी के अंदर ही पनप रही थी, एग्जिस्ट कर रही है और अनअबेटेड परपेचुअल मूवमेंट में आगे चल रही है। देखिए, एक किसी भी इस्लामिक स्टेट में, किसी भी नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट में जो मुस्लिम्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उन्हें उनके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान 2011 के सेंसस के हिसाब से करीबन 69% हैं। यानी बाकी जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, या चाहे वो जैन्स हों, वो माइनॉरिटी हैं। यानी जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि पिछले 70 सालों से कानून के विरुद्ध जाके, कानून की उल्लंघना करके पिछले 70 सालों से सब माइनॉरिटी बेनिफिट्स यहां के मेजॉरिटी मुस्लिम समुदाय को भारत सरकार और यहां की सरकार दे रही है। और ये केवल इतना ही नहीं है कि मैं कोई कंजेक्चर या कोई आरोप या कोई एक लीगल आर्ग्यूमेंट बेसलेस आपको दे रहा हूं। इस विषय को लेके मैं आज जितने भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस विषय को लेके माइनॉरिटी राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इस विषय को लेके स्वयं मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट में गया। 2016 से 2018 के बीच स्वयं 2 साल मैंने स्वयं वहां पे केस लड़ा और नॉन मुस्लिम्स जिनकी संख्या 40 से 50 लाख के बीच में जम्मू कश्मीर में है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस, इनके हक में 2018 में फैसला करवाया। सुप्रीम कोर्ट में हमने सरकारों से यह मनवाया कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी होने के कारण अल्पसंख्यक समाज के लिए आने वाली 70 से अधिक स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकते। जम्मू कश्मीर में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का गठन किया जाना चाहिए ताकि नॉन मुस्लिम्स को इन चीजों का फैसला मिले। इसका फैसला करवाया। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आज की डेट तक भी इन नॉन मुस्लिम्स को उनके माइनॉरिटी राइट्स नहीं दिए जाते। केवल इतना ही नहीं है कि उन्हें उनके माइनॉरिटी राइट्स नहीं दिए जाते, उनके माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिए जाते हैं। और ये माइनॉरिटी राइट्स कोई सिंपल राइट्स नहीं है, कोई छोटे मोटे राइट्स नहीं है, कोई छोटी मोटी स्कीम्स नहीं है जो भारत सरकार या यहां की सरकार इंप्लीमेंट करती है।
हमारे बच्चों के लिए आने वाली 4-4, 5-5 लाख रुपए पर साल की एजुकेशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स जो हमारे बच्चों को मिलनी है, जो गैर मुसलमान समुदाय के बच्चों को मिलनी है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में आवंटित कर दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं। पहले आर्ग्यूमेंट इनके पास ये था कि देखिए अभी हम नए नए सरकार में आए हैं, तो इन चीज़ों को ठीक करने में, इन चीज़ों को समझने में हमें पता चलेगा, हमें पता नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए 2 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद, जिसमें केंद्र सरकार भी एक पार्टी थी और स्टेट सरकार भी एक पार्टी थी, उसके बाद भी अगर 2 महीने पहले आज और 12 मार्च 2018 को फैसला सुप्रीम कोर्ट से मैंने करवाया, अगर उसके बावजूद भी अगर इनके पास ये बहाना रहे कि हमें पता नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किस दिशा में हमारा देश जो है वो जा रहा है। नॉन मुस्लिम्स के माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करने का मतलब है क्लियर कट एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि जम्मू कश्मीर एक सेक्युलर रियासत नहीं है। जो सेक्युलरिज्म का जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, जो आज सेक्युलर बन के घूमते हैं, उन्हीं के अनुसार किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट का जो लिटमस टेस्ट है सेक्युलरिज्म का, कि इस स्टेट का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो सेक्युलर है, वो इस चीज पे आधारित रहता है, वो इस टेस्ट पे आधारित रहता है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को किस तरीके से ट्रीट करती है। क्या वो इस तरीके से ऑपरेट करती है जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के बीच में एक आत्मविश्वास की भावना बढ़े? क्या वो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है? इन सभी मापदंडों पे किसी भी सरकार के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को टेस्ट किया जाता है। दर्शकों, मित्रों, मेरे देशवासियों, आपको जानकर ये बहुत दुख होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को केंद्र में लताड़ा, तो जवाब ये देने के बजाय कि हम जम्मू कश्मीर में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी राइट्स दे रहे हैं, इन्होंने ये कहा वहां पे कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये एक सेंसिटिव स्टेट है, ये एक टेररिस्ट इन्फेक्टेड स्टेट है, यहां 70 साल से मुसलमान अल्पसंख्यक का हक इलीगली ले रहे हैं, लेकिन हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हम नॉन मुस्लिम्स को यहां पे माइनॉरिटी राइट्स नहीं देंगे। चलिए, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका हाल किया और ज्वाइंट कमेटी बनी, उसकी डिटेल्स के लिए आप ऑनलाइन गूगल में डाल के ये केस सर्च कर सकते हैं, माइनॉरिटी राइट्स केस इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फिर समय अधिक हो जाएगा उसकी ज़्यादा डिटेल्स में अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि समय में रहते हुए मुझे अपनी बात खत्म करनी है, आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं। तो उसके बाद जो ज्वाइंट कमेटीज बनी, हमने अल्टीमेटली ये केस जीता, लेकिन दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि एपेक्स कोर्ट में एक सरकार जब ये स्टैंड ले एफिडेविट पे कि अपनी माइनॉरिटीज को हम उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, तो आप मुझे बताइए इससे बड़ी एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है? सरकार ने अपने चरित्र को माना कि ये सेक्युलर सरकार नहीं, ये सेक्युलर स्टेट अपरेटस नहीं है, ये थियोक्रेटिक नॉन सेक्युलर स्टेट अपरेटस है। अब इस स्टैंड से, इस डेवलपमेंट से, डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू नॉन मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इस चीज से, इसको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के साथ मानने से, जो हमारा पहला प्रोपोजिशन थी कि जम्मू कश्मीर भारत की सेक्युलर धरती के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट की तरह ऑपरेट कर रही है, वो साबित हुई। केवल इतना ही नहीं, नॉन मुस्लिम्स को उनके माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करने की बात आप देखिए, 1989 तक जम्मू कश्मीर वैली में जमात इस्लामी हो या तबलीग के लोग हों, इन्होंने मास लेवल पे इंडोक्ट्रिनेशन की। उस इंडोक्ट्रिनेशन का रिजल्ट ये रहा कि वहां की जो कम्युनिटी थी वो रेडिकलाइज हुई, केवल रेडिकलाइज ही नहीं हुई, मिलिटराइज भी हुई। और जब एक एक्सक्लूसिव थियोलॉजी से ग्रस्त होकर आप रेडिकलाइज और मिलिटराइज होते हैं, तो रिजल्ट ऑब्वियस था, रिजल्ट था नॉन मुस्लिम्स को यहां से खदेड़ना। तो 89 और 90 के दशक में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से कश्मीर वैली, जो एक समय पे 100% हिंदू थी, उसे हिंदू विहीन किया गया। कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड करके, कत्लेआम करके, रेप करके, बलात्कार करके, हत्याएं करके उन्हें किस तरीके से वहां से भगाया गया, इसके ऊपर मुझे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इसे जानते हैं। लेकिन जिस विषय पे मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है वो ये है कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ना राज्य सरकार ने और ना केंद्र सरकार ने ऑफिशियली कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इसलिए फिर रिपीट करना चाहूंगा। आज तक 1990 के बाद से आज तक 2020,
आज 30 साल से अधिक समय होने जा रहा है, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को भारत सरकार ने ऑफिशियल मान्यता नहीं दी। क्योंकि भारत सरकार अगर ऑफिशियली कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे अगर जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करे तो फिर भारत सरकार पे जिम्मेवारी आती है उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी रीसेटलमेंट, उनकी प्रोटेक्शन की, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करने की जिन लोगों ने उनका कत्लेआम किया, जिन लोगों ने उनका जेनोसाइड किया। क्योंकि भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है 1948 की ऑन रेफ्यूजीज, ऑन जीनोसाइड, ऑन जीनोसाइड पे यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है, भारत उसका सिग्नेटरी है। और भारत सिग्नेटरी होने के कारण अगर कानून बना के ऑफिशियली कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करता है और जो जेनोसाइड था, तो फिर भारत सरकार पे हिंदुओं को रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेवारी आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पिछले 30 साल में हमने ये अटेम्प्ट नहीं देखा कि कश्मीरी हिंदुओं की जिम्मेवारी भी कोई ले या हिंदूज इन जनरल की जिम्मेवारी भी कोई ले। चूंकि ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं उनकी रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन की, इसीलिए उनके साथ जो हुआ उसे ऑफिशियली जीनोसाइड रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे लोगों को इस विषय का ज्ञान नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों को इस विषय का नॉलेज नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों को इस विषय की सीरियसनेस और इसकी इंप्लीकेशन का पता नहीं है। बिल्कुल पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जम्मू कश्मीर को चूंकि एक मुस्लिम राज्य की तरह चलाना है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इंडियन स्टेट का 1950 से करार कश्मीर की इस्लामिक एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये है कि सत्ता आप ही के हाथ में देनी है। तो इस तरीके की चीजें जिससे कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट की सत्ता पे इरोजन हो या उसकी इमेज को डेंट पहुंचे, वो नहीं करेंगे। उसमें चाहे हिंदू के मौलिक अधिकारों का हनन करना ही क्यों ना लिखा हो। और यही अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करती है कि क्यों जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी राइट्स से वंचित हैं। यही चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के अलावा जम्मू संभाग में डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी, पुंछ में जो हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ, जो उनका कत्लेआम हुआ, पूरी की पूरी बारात को बस से उतार के कई बार उनका नरसंहार किया गया, उसके बारे में भारत सरकार ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देती कि ये जेनोसाइड है। ये यही समझ एक्सप्लेन करती है।